Moving further, we are now starting one more chapter, that is The Man Who Knew Too Much. Today we would be revising one chapter as well as one poem, that is The Solitary Reaper. ठीक है? तो The Man Who Knew Too Much, a very important as well as a very interesting chapter, because इस chapter से बिसाइड्स द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर, चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन है उनके अलावा आपका जो थीम और मैसेज है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू मे बी गेटिंग अ पैराग्राफ राइटिंग ऑन दिस, क्योंकि आपका जो पैराग्राफ राइटिंग है एज पर योर सिलेबस, एज पर योर करिकुलम, इट शुड बी बेस्ड ऑन द चैप्टर्स. तो हो सकता है कि आपको इसी चैप्टर के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए, and the story is based on the theme, do not boast about yourself or be humble. See, होता क्या है कि it is a habit of many people कि वो अपने बारे में बहुत चढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और कुछ लोगों की आदत है कि वो होते बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, एंड दे हैव एन एटीट्यूड, एंड वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते. दे ट्राई टू हैव अ कंडिसेंडिंग बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स. कंडिसेंडिंग मतलब दूसरों को नीचा दिखाना. सो देर आर पीपल हु डू इट कि भाई मैं तो बहुत हूं. तो दिस इज ऑल अबाउट कि इफ यू आर नॉट ग्राउंडेड, ग्राउंडेड मतलब अगर आप घमंड करते हो, you are not respecting others, you try to make others inferior, then the consequences may not be good. लेकिन यहां हमें इतना ज्यादा, उससे भी ज्यादा है. दिस इज ऑल अबाउट अ मैन जिसका नाम है, मतलब, क्वेच, एंड ही हैज जॉइंड द आर्मी. उसने आर्मी ज्वाइन किया है. राइट नाउ ही इज एट द लोएस्ट रैंक, और उसका एक ही एम है, टू अचीव कमीशन, यानी कि ऑफिसर्स रैंक तक पहुंचना उसका एम था. जो कमीशन है, इट्स रैंक, ऑफिसर्स रैंक. फिजिकली, क्योंकि आपके पेपर के अंदर इस चैप्टर से प्राइवेट क्वेच का कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता, कैरेक्टर स्केच भी आ सकता है. यू मे बी आस्क्ड टू राइट अ कैरेक्टर स्केच. तो जो कैरेक्टर स्केच है वो आपका ये भी आएगा. ही लुक्ड टॉल, लंबा था, थोड़ा झुक कर चलता था, थोड़ा पतला था, लीन. वॉज वेरी नॉलेजेबल, मतलब उसको हर छोटी सी छोटी चीज की अपने अपने मतलब कि उससे रिलेटेड सब कुछ आता था. ही न्यू एवरीथिंग, बट हिज वन weakness was that he would be boasting it, he would be showing others as inferior. और अपने इस नॉलेज को he would enhance by studying, revising, reading. मतलब उसका जो है पढ़ना उसके लिए it was just like हमारे लिए जैसे प्रेयर्स होते हैं वैसे उसके लिए पढ़ाई था. तो खूब पढ़ता था, खूब रिवाइज करता था, खूब रीड करता था, नई नई चीजें, नई नई चीजों के बारे में पढ़ना. दैट ऑल ही हैड ऑल दोज क्वालिटीज, बट हिज ओनली ड्रॉबैक was he had a condescending behavior towards others. और किससे कब कैसे बोलना है उसको ये चीज नहीं आती थी, या नहीं, मतलब नहीं करता था वो. सी, देर इज ऑलवेज वन थिंग कि सामने वाला गलत हो, और हो सकता है, ऐसी बात नहीं है. एवरी वन, ईच वन ऑफ अस आर ह्यूमंस, एंड देर इज वन सेइंग कि टू एर इज ह्यूमंस एंड टू फॉरगिव इज गॉड. तो एरर करना हमारी, हमारे लिए, इट इज ओके. वी आर ह्यूमंस, वी कैन कमिट मिस्टेक्स, वी मे बी रॉन्ग,
वी आर नॉट परफेक्ट एंड देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में परफेक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता। नो बडी कैन बी अ परफेक्ट पर्सन, क्योंकि जिस सिचुएशन में आपने कोई चीज की थी उस सिचुएशन में दूसरा नहीं कर सकता। सो यू कैनॉट कॉल आई एम परफेक्ट एंड दैट पर्सन वॉज इम्परफेक्ट और वाइस वर्सा। एग्जाम्पल, in when we were in ninth standard, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा नाइन्थ एंड टेंथ दोनों का सिलेबस मिलाकर हमारा बोर्ड होता था। एंड फॉर ज्योमेट्री वी हैड अ सेपरेट बुक। हमारा जो ज्योमेट्री था वो पूरी एक अलग बुक थी। देन नाइन्थ को अलग किया, टेंथ को अलग किया। उसके बाद फॉर पास्ट 4 years द सिलेबस हैज बीन डिलीटेड। तो सिचुएशंस चेंज। उस वक्त में जो सिचुएशन था वो आज नहीं है। हमारे मैथ्स के टीचर जैसे थे वैसे आज नहीं है। देर आर सो मेनी फैक्टर्स। आज कुछ चीजों में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं तो कुछ चीजें बहुत गलत हैं। तो यू कैन नॉट कॉल द थिंग्स एज परफेक्ट। उस टाइम में किसी के 70% आना मतलब आज का 110% बोलो। एंड टुडे 70% इज फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर अंडर अचीवर्स। तो ये एक सरकमस्टांस है। तो कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। दैट इज ऑल इन द सिस्टम। तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है, आप बोलो, आपके पास पूरा चांस है। बट स्पीक इट इन अ हम्बल मैनर सो दैट अदर इज नॉट offended. Others are not offended. स्पीकिंग इन अ टोन, मैम आपको नहीं आता है, या जो मतलब कोई भी इंसान है, ये कहने के बजाय आई थिंक देयर वॉज अ मिस्टेक कहना कितना आसान है। एक बहुत फनी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। बहुत फनी। फनी मतलब हम इतना हंसे थे उस पर। हमारे उस वक्त 11th स्टैंडर्ड में, मतलब अभी भी है 11th में, देयर इज वन कंसेप्ट इन इंग्लिश जिसमें हमें एडवर्टीजमेंट लिखना पड़ता है। मतलब देयर इज अ एडवर्टीजमेंट का एक कंसेप्ट है। जब आप लोग 11th में आओगे आपको पता लगेगा। तो इसके अंदर क्या है कि हमारा एक कंसेप्ट होता है मकान बेचना, मकान खरीदना, मकान को किराए पर देना। मकान को किराए पर देना। तो जब हम मकान को किराए पर देना होता तो उसके लिए हम लिखते हैं टू लेट, यानी कि टू लेट। लेट मतलब किराए के लिए, किराए के लिए। दिस हाउस इज टू लेट फॉर रेंट, तो वो टू लेट होता है। तो आई वॉज डूइंग दिस क्वेश्चन ऑन द बोर्ड एंड आई हैड अ वेरी डॉटी बॉय। बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत ही ज्यादा। एंड ही स्टूड अप एंड ही स्पोक इन अ वेरी पोलाइट मैनर, मैम आई थिंक देर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, शायद आपसे गलती से हो गया। क्योंकि उनको ये पता था कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी गलत नहीं करती थी, मेरा ग्रामर और स्पेलिंग कभी गलत नहीं होता था। लेकिन उसे बड़े डर डर के खड़े होकर मुझे बोला। आई लुक्ड एट द बोर्ड एंड आई सॉ कि कौन सा मिस्टेक है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एंड अदर स्टूडेंट्स वर आल्सो सिटिंग, आई हैड अ वेरी गुड बैच। मैंने सबसे पूछा। अब सबने कहा मैम कोई मिस्टेक नहीं है। फिर मैंने उसी बच्चे से पूछा, मैंने कहा सार्थक व्हाट इज, मुझे याद है सार्थक, व्हाट इज अ मिस्टेक। एंड ही सेड मैम वो आपने TOLET लिखा है ना वहां पे, आई थिंक TOILET आना चाहिए, टॉयलेट। इट वॉज सो हिलेरियस। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बच्चा टू लेट मतलब रेंट के लिए। बट द वे ही स्पोक अप, द पोलाइटनेस ही स्पोक अप वॉज समथिंग, बहुत अच्छा लगा।
मैम आपने रॉन्ग लिखा है कहने की बजाय उसने हाथ खड़ा किया एंड ही सेड मैम आई थिंक देयर इज अ, वो जो ये टोन होता है ना बेटा, दिस इज ऑलवेज गुड। आप किसी को कभी भी बोल सकते हो, लेकिन बोलने का तरीका होता है। प्राइवेट क्वेच में वही एक तरीका नहीं था। ही वुड बी ब्लंट इन हिज स्पीच। वो अपनी बात पर पूरा ब्लंटली बोलता था, बिना डरे हुए, एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उसका नाम पड़ गया था प्रोफेसर। उसका नाम क्या पड़ गया था? प्रोफेसर। एंड व्हाई डिड ही अटेन दिस नेम? उसका नाम प्रोफेसर क्यों पड़ा? बिकॉज ही वॉज हैविंग अ टॉल लैंकी फिगर, बड़े बड़े मोटे चश्मा, मतलब वो रिम्ड स्पेक्टिकल्स पहनता था, एंड जिससे मिलता था उसी को जो है लेक्चर देना शुरू कर देता। ही वुड स्टार्ट सेरेमोनाइजिंग अदर्स। सेरेमोनाइज मतलब गिव लेक्चर, प्रवचन देना मतलब। Secondly, he would interrupt everyone, showing his supremacy. For example, अगर वो लोग कभी भी उनको जो है रोज सुबह दे हैड टू गो फॉर एन एक्सरसाइज, उन लोगों को जो है एक्सरसाइज पर जाना पड़ता था। तो when they would go for the exercise, after a long walk, after a long jogging, they all would be tired. बट वो जो है कहेगा व्हाट अबाउट अ सॉन्ग, मतलब ही वुड शो एज इफ ही इज नॉट टायर्ड। Secondly, when they will be taking their, उनको अपनी जो सैलरी, अपना जो वेज वगैरह लेना होता था, तो वहां पर when they would go, तो he would walk as if he is an officer, गार्ड करेगा। Thirdly, whenever there is, जैसे कोई काम करते थे लोग घर, मतलब वहां पर एवरीवन, और आर्मी में आपको सब कुछ करना पड़ता है, एवरी काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू डू। तो कोई भी काम करेगा, बाकी लोग काम करेंगे, एंड देन जब उसकी इंस्पेक्शन होगा तो ही वुड टेक द क्रेडिट कि ये काम तो मैंने किया था। तो इसीलिए लोग उसको देखते ही, वो मूवी में दिखाते हैं ना, गायब हो गए, ऐसे गायब हो जाते थे। दे विल नॉट लाइक इट। अब कलिग्स के साथ तो चलो थोड़ा बहुत फिर भी लोग बर्दाश्त करें, टीचर्स, मेंटोर्स, सीनियर्स कैसे बर्दाश्त करेंगे? हाउ वुड दे टॉलरेट? तो whenever there would be a teacher who is speaking on a general manner, he would interrupt shamelessly. एक बार उसको जो है उनके जो सर्जन थे, जो नेक्स्ट रैंक पर थे, he was giving the lessons and then he spoke up in between, in middle, about the speed, कि इसका स्पीड जो है वो एग्जैक्ट इतना होता है। उसके जो टीचर थे ही वॉज पोलाइट, उन्होंने कहा ओ आई थिंक, मतलब कि आपको, मतलब आर यू, आप कहीं और भी ट्रेनिंग ले चुके हो? तो ही सेड नो नो, इट्स ऑल इंटेलिजेंट रीडिंग। इंटेलिजेंट रीडिंग मीन्स ही हैड द हैबिट ऑफ रीडिंग डिफरेंट थिंग्स। और तब हुआ उसकी लाइफ में ऐसा ही एक और बार हुआ था, दैट once they were all sitting in the sun, और ऊपर से कुछ एयरक्राफ्ट जा रहा था, and everyone there was able to understand the aircraft and all, but he pointed out and he said with this voice I can recognize it is the American plane करके। और ऐसा ही एक दिन था when there was a turning point in his life। उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, और वो क्या था? इट वॉज अ यंग, एक बहुत ही वर्सटाइल कमांडर थे, कॉर्पोरल टर्नबुल। कॉर्पोरल इज अ रैंक,
And that man was very smart, intelligent. He had lots of badges उनके पास. मतलब जब जब उनको कोई ना कोई अचीवमेंट मिलती थी उनका बैच बढ़ता था. अगर आपने देखा हो स्टार्स वगैरह अलग बने होते. एंड ही हैड बीन सक्सेसफुल इन ऑल द वॉर्स. और उनके नीचे ट्रेनिंग लेना वाज समथिंग एन अचीवमेंट फॉर द जूनियर्स. उनको ये सब बच्चे जो हैं जो वहां पे जितने भी ट्रेनीज होते थे दे यूज टू कंसिडर हिम एज देयर हीरो. मतलब बहुत ही जिसको कहते हैं ना, यस, अ हीरोइक फिगर. ही वॉज गिविंग द लेसन ऑन ग्रेनेड एंड ऑल. और तभी जो है प्राइवेट क्वेच इंटरप्टेड एंड ही सेड कि यू शुड हैव स्टार्टेड इट विद द इंट्रोडक्शन, द पार्ट्स, एंड देन यू शुड हैव गॉन. अब टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं आया. ही वॉज नॉट अ मैन हु कुड हेयर ऑल दीज थिंग्स. उन्होंने उसकी तरफ गुस्से से देखा और उसके बाद जब ये इंटरप्ट कर रहे थे तो उन्होंने बोला आओ और आकर तुम जो हो खुद दो लेसन इसके बारे में. अब नॉर्मली अगर आप लोगों किसी के साथ ऐसा होता तो व्हाट वुड हैव इट बीन डन. हम सॉरी बोलते कि भाई हमने वी हैव अनॉयड द टीचर. हम सॉरी बोलते. बट private Quetch was something different. He came and he gave the lessons as if he is a teacher. टीचर ने वो मतलब जो कॉर्पोरल थे उन्होंने सामने से कुछ नहीं बोला. ही डिड नॉट से एनीथिंग. जस्ट ही commanded that he should go back to his place and dismiss the class. And then he took a very harsh decision. डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पनिशमेंट दिया. उसने जो है सबको ऊपर से नीचे देखा और देन ही अनाउंस दैट देयर वाज अ नीड ऑफ सम पर्सन्स इन द कुक हाउस. कुक हाउस में ड्यूटीज में कुछ लोगों को डालना. अब कुक हाउस में क्या होता है? खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सारे काम होते हैं. एंड ही सेड दैट क्वेच हैड बीन selected for the cook house duties. अब बाकी लोग होते क्या करते? जिस इंसान को रैंक ऑफिसर में जाना था उसको कुक हाउस की ड्यूटी मिल गई, यानी कि उसको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा. लेकिन वो बिल्कुल रिग्रेट नहीं किया उसने. ही डिड नॉट रिग्रेट एट ऑल. ही टुक दैट जॉब ऑल्सो. और सिर्फ जॉब नहीं लिया, उसकी वो जो आदत थी ना टू इंटरप्ट, टू शो हिज सुप्रीमेसी, दैट स्टिल रिमेन. ही वॉज इनकॉरिजिबल. इनकॉरिजिबल मतलब द पर्सन हु कैन नॉट बी मेंडेड, जिसको आप कभी ठीक नहीं कर सकते. एक दिन जो नरेटर था वो और उसके कुछ दोस्त वहां से जा रहे थे. एंड उन्होंने सोचा चलो देखते हैं कि प्रोफेसर जी कैसे हैं, कितना दुखी है. ये सोचकर वो कुक हाउस के पास गए. लेकिन जब वो कुक हाउस के पास गए तो उन्होंने देखा वहां पर जो प्राइवेट क्वेच थे ही वॉज स्कोल्डिंग द अदर पीपल, जो लोग डरे हुए वहां खड़े थे, अबाउट वेस्टिंग द अबाउट पीलिंग ऑफ पोटैटोज एंड वेस्टिंग द न्यूट्रिएंट्स. और ये जो नरेटर थे वो और उनके फ्रेंड दोनों वहां से भाग के आए कि भाई ही इज इनकॉरिजिबल, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता. तो दैट इज द चैप्टर द मैन हु न्यू टू मच. एंड ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए. कॉन्फिडेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कॉन्फिडेंस तो जरूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस किल्स यू. बी ग्राउंडेड दो यू मे बी द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज. आपको बहुत नॉलेज होगा, ऐसी बात नहीं है. देयर आर पीपल, बट वेन यू आर ग्राउंडेड, सामने वाले की बात सुनते हो. कई लोगों की एक मतलब कुछ लोगों की तो आदत है मुझे तो पता है, मुझे तो पता है. और कुछ लोगों की आदत होती है कि भाई जो तुम्हें पता ना वो तो कुछ भी नहीं है, जो मुझे पता वही सब कुछ है. और कुछ लोग होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है एंड दे वुड शो अदर्स, अरे तुम्हें कहाँ पता होगा.
ऑल दीज हैबिट्स आर रॉन्ग। हमारा जो नॉलेज है दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट to show your supremacy is something which should not be there. So, this is the chapter, The Man Who Knew Too Much. Second is, जो आज हम लोग रिवाइज करेंगे वो है द सॉलिटरी रीपर द पोएम. इट इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ शायद आप लोगों के जो लैंग्वेज जो कम्युनिकेटिव है, दिस पर्टिकुलर branch is having William Wordsworth poet. Otherwise 9th 10th 11th 12th में शायद ये पहला पोएम है जो मैंने इनका पढ़ा है. जब हम छोटे थे हमारे तो दो दो तीन दिन पोएम होते थे. मोस्टली इनके पोएम जो है नेचर को रिलेट कर कर, बर्ड्स को, इन सबको रिलेट करके होता था. द पोएम हैज अ थीम. द पोएम इज सेट इन द स्कॉटिश हाईलैंड. मतलब जो स्कॉटिश हाईलैंड है, स्कॉटलैंड है, वहां पर बहुत बड़े खेत हैं, वैलीज है, और वहां दिस गर्ल, सॉलिटरी मीन्स लोनली, अलोन, एंड रीप कर रही थी, काट रही थी. द पोएम इज अबाउट नेचर, ब्यूटी, म्यूजिक एंड मेमोरीज. नेचर की जो सुंदरता है, द पावर ऑफ म्यूजिक. म्यूजिक इज वन जो आपको कहीं पर भी बांध के रखता है. यू मे नॉट बी नोइंग. हम कितने सारे ऐसे गाने होते हैं जो हमारी भाषा के नहीं होते, फिर भी हम सुनते हैं. ऑल द सॉन्ग्स विच डू नॉट, वी डोंट अंडरस्टैंड इट. देर आर सो मेनी गर्ल्स आई नो हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ द कोरियन म्यूजिक. तो हाउ डू वी नो दैट? हमें जो शायद लिरिक्स नहीं पता होंगे, लिरिक्स के मीनिंग नहीं पता होंगे, still we are attracted towards music. Music is something which is purity. The poem is all about a girl, a solitary reaper, जो उस हाईलैंड्स में, मतलब उन जगहों पर, फील्ड और वैली के बीच में, शी इज कटिंग द क्रॉप, बाइंडिंग देम, उनको वो बांध कर रख रही है और कट कर रही है, कट करके बांध के रख रही है अपने सिकल के साथ. और साथ साथ में शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. अब वो जो सॉन्ग गा रही है, तो जो नरेटर है, ही वॉज अ पासर बाय, वी डोंट नो वेदर ही वो जो है लोगों को कहता है कि डोंट डिस्टर्ब द गर्ल. अगर आपको सुनना है यहां खड़े हो जाओ, और नहीं तो चुपचाप चले जाओ. वाई? बिकॉज द गर्ल वॉज मेलोडियसली सिंगिंग. उसकी आवाज बहुत अच्छी थी. The poet was not able to understand the language. Maybe it was Gaelic. Scotland का है तो Gaelic language हो सकता है. But he was not able to understand what the girl was singing. लेकिन he was able to understand the theme of the poem, of the song. पेपर में आता है कि what was the theme of the song the solitary reaper was singing. तो शायद वो जो गा रही थी, इट वॉज ऑल अबाउट सम सॉरो, सम पर्सनल लॉस, सम बैटल्स, सम डेथ. अब हमें कैसे पता? हमें तो भाषा ही नहीं पता थी, तो हमें कैसे पता कि वो ये सारे गाने गा रही है? हाउ डू वी कम टू नो? दैट इज बिकॉज ऑफ द टोन. जिस टोन में, जिस मोनोटोनस टोन में वो गा रही थी, आपको पता है ना दुखी भरे गाने कैसे होते हैं? दे आर, दे ब्रिंग टीयर्स. एंड जो आपके फास्ट सॉन्ग्स होते हैं, डांस नंबर्स होते हैं,
दे आर म्यूजिकल, मोर म्यूजिकल। तो वो जो टोन था उसका, वो लग रहा था that it was something related to sorrow, that was related to something death or some loss, something like that. The poet is emotionally attracted towards the song, the music, वो जिस तरीके से मेलोडियसली गा रही थी, एंड ही कंपेयर्स दिस वॉइस, वो इस वॉइस को कंपेयर करता है विथ कुकू एंड नाइटिंगेल। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कुकू बर्ड्स एंड जो नाइटिंगेल हैं, दे आर सेड टू बी कोयल, कुकू बर्ड इज कोयल। इट इज सेड दैट दे हैव द स्वीटेस्ट वॉइस आउट ऑफ ऑल द बर्ड्स। और उसका मानना था कि जो कुकू बर्ड्स होते हैं, व्हेन दे सिंग, तो दे गिव फ्रेश फ्रेशनेस टू द ट्रैवलर्स। जब डेजर्ट में लोग मतलब कि पहुंचते हैं, थके हारे होते हैं, तो उनकी जो आवाज होती है वो उनको फ्रेशनेस देती है। सिमिलरली इज द म्यू सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, उनकी आवाज इतनी मीठी होती है, लेकिन इस लड़की की जो आवाज थी, दैट वाज स्वीटर देन कुकू एंड नाइटिंगेल बर्ड। आपके पेपर में आता है नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, ऐसा आता है। तो वो यही है कि देर मतलब यू कैन नॉट फाइंड अ स्वीटर वॉइस देन दिस गर्ल। इतनी स्वीट वॉइस थी उसकी, मतलब बेटर देन अ कुकू और नाइटिंगेल। सो दैट इज व्हाई ही इज एनचैंटेड, और वो गाने को बहुत ध्यान से सुन रहा है। और उसके बाद जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता जाता है, ही असेंड द ही माउंट द हिल। माउंट मतलब चढ़ना, माउंटेन होता है ना माउंट, माउंट मतलब चढ़ना, असेंड मतलब चढ़ना। द मोर ही असेंड्स, धीरे धीरे वो आवाज कम होती जाती है। वो चाहता है कि वो गाना उसके साथ हमेशा रहे, ही इज कैरिंग दैट वॉइस इन हिज हार्ट। लेकिन अब वो गाना धीरे धीरे, उसकी जो आवाज है वो कम हो गई है, क्योंकि ही हैज ऑलरेडी माउंटेड द हिल। वो कहीं और जा रहा था तो वो चला जाता। सो दैट शॉर्ट मूवमेंट, वो जो शॉर्ट मूवमेंट जब वो गाना सुन रहा होता है, दैट ब्रॉट अ चेंज इन हिम। वहां पे जो स्कॉटलैंड का हाईलैंड था सुंदर सा, वहां की ब्यूटी, एंड वो जो लड़की वहां खड़े होके गाना गा रही थी, एवरीथिंग वॉज पुलिंग हिम टूवर्ड्स देम। हर वो छोटी चीज उसको अपनी तरफ बुला रही थी। सो दैट इज द समरी ऑफ द चैप पोएम द सॉलिटरी रीपर, penned by William Wordsworth. The poem is having the rhyme scheme in two. दो है आपके, एक आपके कुछ पैराग्राफ्स में A A B B, स्ट्रेन ग्रेन ऐसे करके है, एंड दूसरे में है ABCB। मतलब कुछ पैराग्राफ्स में आपके 4 में AABB, बाकी में ABCB। So there are two rhyme schemes in this poem. The poem has alliteration like no nightingale, enjambment, the sentence moving without any punctuation, assonance, use of vowels, हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। नो नाइटिंगेल इज एवर द कुक, हाइपर बोल, एग्जैजरेट, इमेज क्रिएट करना, इमेजरी। These are the poetic devices in this poem, The Solitary Reaper. अब आता है पोयम का मूड, पेपर में आता है, मतलब व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएट, व्हाट इज द मूड ऑफ द रीपर। रिफ्लेक्टिव मतलब किसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मिरर कर रहा है। मे बी द सॉरोज, द ग्रीफ। मेडिटेट, बहुत शांत। विस्टफुल, रिग्रेट, विस्टफुल का मतलब होता है रिग्रेट, किसी चीज पर दुख मनाना। And that is, maybe the girl was singing something about the sorrows, about the loss,
that may be said as wistful. So that's the poem, The Solitary Reaper. With this, we have completed two more concepts. One is the chapter, The Man Who Knew Too Much, and second is The Solitary Reaper. Right? And in overall, I think three chapters are over. My mother, sorry, How I Taught My Grandmother, A Dog Named Duke, and this is a third in the revision series. And second poem के अंदर The Road Not Taken, and second The Solitary Reaper, that have been completed in the revision series.